नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रखवाले, जिसमें हम हफ्ते भर के डिफेंस अपडेट्स पर बात करते हैं। रखवाले का पिछला एपिसोड जब पब्लिश हुआ था तो हमारे एक दर्शक का हमसे सवाल था कि आप सिर्फ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, क्या इंडियन आर्मी की तरफ से कोई बड़ी खबर आती नहीं है, उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं। तब हमने उनको जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हम तीनों सर्विसेज को बराबर ट्रीट करते हैं, बराबर उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते ऐसे थे जब बड़े डेवलपमेंट्स इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रहे थे और संयोग देखे कि रखवाले का ये एपिसोड शूट हो रहा है और एक बहुत बड़ा अपडेट आया है इंडियन आर्मी के मार्फत, या ये कहें कि हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ अपडेट है ये। 8 से लेकर 13 सितंबर के बीच में ईस्ट लद्दाख में जो फेस ऑफ चल रहा था भारत और चीन के सेनाओं के बीच, उसमें से एक गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग्स इलाके में एक और स्पॉट पे डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। दोनों साइड्स ने वेरीफाई कर लिया गया है। दोनों फौज अब थोड़ा पीछे हट गई हैं। पीछे हटने का मतलब लेकिन ये नहीं है कि लद्दाख डीमिलिटराइज हो गया है। अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, 60,000 से 1 लाख तक के ट्रूप्स वहां पे तैनात बताए जाते हैं, जिनकी नंबर्स अभी बाहर आए हैं। इसके अलावा और लाव लश्कर खूब सारा है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक होने वाली है उसमें भी आमने सामने होने वाले थे। उससे पहले ये खबर आई तो हमने सोचा कि क्यों नहीं रखवाले में इस पर बात की जाए, और इस बात को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ शिव अरोड़ा। शिव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निखिल, थैंक यू। शिव, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, 2 प्राइम मिनिस्टर्स कम से कम एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। अभी जब इस एपिसोड की शूटिंग हो रही है तब हम नहीं जानते हैं कि क्या बायलैटरल टॉक्स भी होंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर तो आती है दोनों देशों को के संबंध में। हम पहले समझना चाहते हैं कि इन 2 सालों में हमने जिस तरह से इस फेस ऑफ को पहले डेवलप होते हुए देखा, फिर उसके बाद स्टेबलाइज होते हुए देखा, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, या फिर इस बारे में आप लोग पहले से जानते थे जो डिफेंस बीट के पत्रकार हैं कि कुछ हो जाएगा एससीओ मीट से पहले? निखिल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये एक काफ़ी एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ है। 2 साल के ऊपर 2020 से शुरू होकर अभी भी ये स्टैंड ऑफ जो है ये जारी है। जैसे आपने बताया कि बहुत सैनिक दोनों साइड से अभी भी तैनात हैं ईस्टर्न लद्दाख क्षेत्र में। तो अभी जो एक्चुअल मसला है ग्राउंड पर ईस्टर्न लद्दाख में वो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, बहुत दूर है। तो ये जो हुआ है, ये जो हेडलाइन जो आप बता रहे हैं अभी, जो पेट्रोल पॉइंट 15 से गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का फ्रिक्शन पॉइंट से जो छोटा सा डिसएंगेजमेंट हुआ है, वो काफ़ी महीनों से एक प्रयास था निखिल इसको अचीव करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि जब 2020 में अप्रैल 2020 में ये पूरा सिचुएशन शुरू हुआ था, जब चाइनीज़ आर्मी वहाँ आके तैनात हुआ था बड़े संख्या में। उसके बाद फरवरी 2021 लास्ट ईयर फरवरी में पैंगोंग क्षेत्र में जो एक बड़ा सा फ्रिक्शन पॉइंट था, वहां से एक डिसएंगेजमेंट हो गया था। नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग में एक डिसएंगेजमेंट हो गया था। उसके बाद आई थिंक 15 महीनों के बाद ये हो रहा है निखिल। इसका मतलब है कि बहुत सारे टॉक्स के राउंड हो चुके हैं, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है दोनों देश के बीच में, और इतना टाइम लगा है एक और फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेज करने के लिए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जून 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद बातचीत चली, उसके बाद वहां से डिसएंगेजमेंट हो गया था, बफर जोन बन गया था। उसके बाद 6 महीने बाद 2021 में पैंगोंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट हुआ था। तो ये गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स जो है, जो गलवान और पैंगोंग के बीच में एक क्षेत्र है, वहां एक काफ़ी मुश्किल था डिसएंगेजमेंट, वहाँ से काफ़ी मुश्किल था निखिल, क्योंकि जो बातचीत चल रही थी इंडिया और चीन के बीच में, काफ़ी स्टबर्ननेस महसूस हुआ था फॉर द इंडियन साइड। वो देख रहे थे कि चाइनीज़ साइड जो बात करने के लिए तैयार थे अन्य फ्रिक्शन पॉइंट्स में, फॉर सम रीज़न ये गोगरा हॉट स्प्रिंग में वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो एक्चुअली अभी एक सस्पेंस है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या गिव एंड टेक हुआ था, कुछ क्विड प्रो को था, कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन क्या वाज इट आइडेंटिफाइड, क्या ये जो एससीओ मीटिंग जो है जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों होंगे, क्या ये एक माइलस्टोन मीटिंग was projected as a milestone meeting, और इसलिए दोनों साइड ने अग्री किया कि हम एक बढ़िया सा एक टेक अवे कर देंगे उस मीटिंग से पहले, ताकि दुनिया को दिखे कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ
हल सोच रहे हैं इस मसले का। तो अभी तक ये सिचुएशन इट इज़ वेरी फार फ्रॉम ओवर निखिल, सो दैट्स द पॉइंट। शिव, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल पॉइंट 14 जो गलवान वैली में जो क्लैशेस थे, वहाँ इंटेंट क्लैश करने का नहीं था, वो भी एक डिसएंगेजमेंट एक्सरसाइज ही थी। दरअसल इंडियन साइड वेरीफाई करना चाह रही थी, जो कि उसका हक बनता था कि जो डिसएंगेजमेंट चाइनीज साइड ने प्रॉमिस किया है वो हुआ या नहीं। उन्हें वहाँ पे कुछ अतिक्रमण नजर आया, फिर उसको रिमूव करने के दौरान वो हादसा हो गया था। तो वैसे ही खतरा हम यहाँ भी इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, ये वो इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी करीब ट्रूप्स, पूरे ही आप कह लीजिए पूरा जो आपका चाइना के साथ में एलएसी लगा हुआ है, पूरे ही बॉर्डर पे आप ट्रूप्स आपको मिलेंगे, लेकिन जनरली उनके बीच में कुछ फासला होता है और कम्युनिकेशन भी होता है। यहाँ सिर्फ काफ़ी करीब थे, ऐसा बताया जाता है कि एक दूसरे को ऐसे शाउटिंग मैचेस भी हो सकते थे, अगर आप वहाँ से कोई ज़ोर से चिल्लाए तो सुन भी पा रहे थे, इतने करीब ये थे। ऐसी स्थितियों में सिर्फ किस तरह के खतरे होते हैं जब दोनों तरफ से इतने आर्म ट्रूप्स आप तैनात करके रखते हैं, माहौल में तनाव होता है? क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो में हैं, लेकिन वहाँ पे तनाव हमेशा हमेशा बना रहा है जब से 2 साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया निखिल, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में जो दूरी थी दोनों साइड की वो बहुत ही कम थी। मेरे हिसाब से कुछ इलाकों में 100 मीटर से कम था, कुछ इलाकों में 50 मीटर से भी कम था डिप्लॉयमेंट्स। हम गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एक जैसे बोलते हैं निखिल, लेकिन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एक्चुअली अलग पोस्ट्स हैं। उनके बीच में आई थिंक 7 या 8 किलोमीटर की दूरी है। हॉट स्प्रिंग्स नॉर्थ है, गोगरा साउथ में है। और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन पॉइंट में जो चीन का जो सेना है, उनके जो गोला बारूद है, डेपोज है, रेडार्स है, आर्टिलरी गन्स भी हैं, वहाँ बहुत बड़े संख्या में तैनात हुए थे पहले। वो अप्रैल मई में ऑलरेडी तैनात हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट हुआ था। और निखिल, 2020 में एक्सपर्ट्स जो देख रहे थे और सेना के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस जो देख रहे थे, उनका असेसमेंट ये था कि अगर कोई एस्केलेशन हो जाता है, अगर कोई एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन हो जाता है, तो ये एक लाइकली स्पॉट है जहां पे एक्चुअल लड़ाई हो सकती है, क्योंकि यहां पे डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा था। उनको पता नहीं था कि गलवान में हो सकता है। फाइनली गलवान में फाइटिंग हो गया था, लेकिन जो ओवरऑल असेसमेंट था, टेकिंग इनटू अकाउंट की नेचर ऑफ द डिप्लॉयमेंट्स, क्या क्या हथियारे डिप्लॉय हुए थे, तो ये एक असेसमेंट था कि यहां पे द इरप्शन माइट एक्चुअली हैपन। लेकिन मेरा ये मानना है निखिल कि वहां पे जो सैनिक तैनात हैं 2020 से लेकर अभी तक कुछ रोटेशंस ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन जैसे हमने कुछ पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किए हैं, ये जो डिस्टेंस जो है, द क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है पोस्ट्स के बीच में, इससे आप आवाज सुन सकते हो, आप लोगों को देख सकते हो, आप बात भी कर सकते हो। मेगाफोन्स को लेकर काफी कम्युनिकेशन ऑलरेडी होता है। लेकिन गलवान के बाद एक सिचुएशन थोड़ा वॉलेटाइल, थोड़ा सेंसिटिव हो गया है। तो प्रोटोकॉल के अंदर जो बातचीत यूजुअली जो होता है पोस्ट के बीच में निखिल, वो एक्चुअली काफी कम हो गया है। सम पोस्ट देयर आर टॉक्स, पेट्रोलिंग अभी भी जारी है उन इलाकों में, तो डिस्कशंस या कम्युनिकेशन तो अभी भी जारी है एज पर प्रोटोकॉल, लेकिन सेंसिटिव हो गया है। 2020 जून के बाद काफी सेंसिटिव हो गया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल था आमने सामने रहने के लिए, बात करने के लिए, जो हॉटलाइन जो है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वीकेंड पे मिलना, वो सब काफी बंद हो गया निखिल। तो वो प्रोटोकॉल बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया था। इसलिए जो टॉक्स हो रहे हैं अभी कोर कमांडर्स के बीच में, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट एक टाइम तो ये था, जैसे आप बता रहे थे कि ये सारी चीजें ब्रेक हुई हैं, अगर आप पुराने वेटरन से बात करेंगे तो बताएंगे कि एलएसी एक्चुअली पीस पोस्टिंग होता था। आप अगर आप वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं हैं, अगर आप इंसर्जेंसी डील करके आए हैं, तो और आपको भेज दिया है एलएसी पे, तो ठीक है, आपको सिर्फ ठंड लगेगी, हवा चलती है, बाकी वो एक पीस पोस्टिंग ही मानी जाती थी। आराम करते थे लोग, मतलब आराम एज इन उनका जो जनरली जितना एक्शन वो अपनी लाइफ में देखते हैं, उससे कम एक्टिविटी वहां हुआ करती थी। अब वो बिल्कुल जैसे शिव बता रहे थे वॉलेटाइल हो गई है। और निखिल, वो पेट्रोलिंग पार्टीज जो हैं दोनों साइड से, वो क्रॉस करते थे
पैंगोंग सेक्टर में, नॉर्दर्न लद्दाख सेक्टर्स में वो क्रॉस करते थे, और एक उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल था कि वो रुकेंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगा, शायद कुछ पिक्चर्स भी लेंगे, अगर कोई कंप्लेंट्स हैं कि आपने इधर अंदर थोड़ा आया, आप इस साइड से थोड़ा वायलेट किया आपने, वो सब इंफॉर्मेशन एक मतलब वेरी कामली एक डिस्कशन हो जाता था और उसके बाद वो चले जाते थे। अब जो है इट हैज बिकम वॉलेटाइल, क्योंकि गलवान के बाद जो हुआ था और उसके बाद पैंगोंग के दक्षिण क्षेत्र में जो हुआ था निखिल 2021 में, सितंबर 2020 को लेकर फरवरी 2021 तक जो एक्चुअल जो टेंशन हुआ था, क्योंकि हथियार थे, टैंक्स भी तैनात हुए थे, असॉल्ट राइफल्स, सैनिकों के पास असॉल्ट राइफल्स थे, रॉकेट लॉन्चर्स थे, वो तनाव जो था उस टाइम पर, उसके बाद पेट्रोलिंग इज नॉट द सेम एनीमोर निखिल। तो वो प्रोटोकॉल अभी इट इज इन द एयर। शिव, एक चीज़, जब आप पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या कारण हो सकते हैं, एससीओ मीट के बारे में हमने बात की, किसी तरह के क्विड प्रो को की हमने बात की, इस अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, ऑब्वियसली आपको जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसके अलावा और किसी ने जाकर के देखा नहीं है, किसी भी पत्रकार ने जाकर के सुना नहीं है उन मीटिंग्स को, आपको जॉइंट स्टेटमेंट से या फिर अपने सोर्सेज से ही मालूम चलता है। और अलग अलग सोर्सेज से लोगों ने क्लेम किया है कि चाइनीज साइड बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था इस चीज़ को कि अगर आप हॉट स्प्रिंग्स पे बात करना चाहते हैं तो आप PP-16 से भी वापस हो जाएं, और इंडियन साइड का था कि पेट्रोल पॉइंट 16 तो चर्चा में है ही नहीं, हम वहां से कैसे पीछे जा सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो चर्चा एक तरफ रह जाती है, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें PP-16 का कोई मेंशन नहीं है, और बात हॉट स्प्रिंग्स वाले जो फ्रिक्शन पॉइंट पे था वहां पर आकर के खत्म हो गई है। मैं समझना चाहता हूं कि अगेन किसी तरह के क्विड प्रो को के बारे में आप सोचते हैं तो वो क्या हो सकता है, एक इन्फॉर्म गैस आप लगाइए। दूसरा, क्या हम क्लाइमेट वाले फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी सर्दी होगी अगर दोबारा से वहाँ पे सर्दी पड़ने लग जाती है, और वहाँ विंटर्स कैन बी वेरी हार्श, बर्फ नहीं पड़ती है वहाँ पे लेकिन वहाँ विंड चिल फैक्टर होता है, 50 डिग्रीज अगर टेम्परेचर है वो -100 आपको लगेगा, और उसके अपने नुकसान होते हैं। हमने रखवाले में कई बार डिस्कस किए हैं कि उस हाइट पे और उस तरह के एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट के क्या खतरे हैं। क्या शिव ये भी एक कारण हो सकता है? आपका सेकंड पॉइंट में पहले आंसर करूंगा निखिल। जो सर्दी का जो असर है, जो चीन का सेना का जो एक्सपीरियंस है हाई ऑल्टीट्यूड में, वो बहुत ही कम है, और उनका एक्सपीरियंस जो हुआ है लद्दाख में काफ़ी बुरा है। वो इसलिए सामने नहीं आता है क्योंकि वो सब सेंसर हो जाता है निखिल, और जो एक्चुअली ज़मीन पे होता है चीन के साइड पर वो सामने नहीं आता क्योंकि पिक्चर्स नहीं है, सोशल मीडिया वो सब नहीं है, हमारे पास है, वो उनके साइड से नहीं है। उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे सर्दियों को झेलना, वहाँ पे बहुत समय के लिए रहना, तैनात होना, उनके पास वो एक्सपीरियंस बिल्कुल है नहीं। और जैसे 2020 से लेकर अभी तक जो एक्चुअल नॉन बैटल कैजुअलिटीज़ जो बोलते हैं, जो विंटर कैजुअलिटीज़ जो हैं, वो एक्चुअली काफ़ी हाई हैं। अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे काफ़ी इंफॉर्मेशन सामने आया है, अनऑफिशियल हियर से इंफॉर्मेशन जो है कि काफ़ी नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटीज़ चाइनीज़ साइड पे लगातार आते रहते हैं निखिल। तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया परमानेंट अकोमोडेशंस में, वेदर प्रूफ अकोमोडेशंस में, उनके साइड में स्पेशली पैंगोंग एरिया में, और कुछ और इलाकों में दे हैव मेड परमानेंट अकोमोडेशंस। लेकिन उनका जो दबाव है चीन सेना पर कि वी नीड टू फाइंड सम काइंड ऑफ सोल्यूशन टू दिस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस माउंट करना, टू अक्लामेटाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो करना बहुत मुश्किल है निखिल। जैसे आपको पता है कि भारतीय सेना के पास जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर का जो एक्सपीरियंस है वो 1950s से लेकर अभी तक है। उनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरवर्ड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, हमको पता है कैसे वो करना है। सिस्टम में ऑलरेडी है कि वहां पे तैनात कैसे होना, कैसे रहना, कैसे लड़ाई करना, वो सब ऑलरेडी है चाइना के पास। दिस इज अ न्यू थिंग। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि बिल्कुल है कि ये एक फैक्टर ऑलरेडी है ऑन द चाइनीज साइड। सेकेंडली ऑन क्विड प्रो क्वो, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है निखिल, क्योंकि जब पहले 2021 के डिसएंगेजमेंट पैंगोंग के बाद जब एक ऑप्टिमिज्म थी
इंडिया के साइड में कि चलो पैंगोंग में ये डिसएंगेजमेंट हो गया है, अब रिजॉल्व होता जाएगा, ये अब ये स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ था। उसके बाद, उसके तुरंत बाद जो टॉक्स राउंड जो हुआ था चुशुल में निखिल, उस साइड में मेरे जो सूत्रों के मुताबिक चाइनीज साइड ने बिल्कुल ना बोल दिया। उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के बारे में बातचीत, एक्चुअली टू इवन टॉक अबाउट इट मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि इट इज नॉट ऑन द टेबल, हम अगर आप लोग डेप्सोंग और डेमचौक के बारे में नहीं बात करेंगे, हम हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे मुश्किल बातचीतों में और नेगोशिएशंस में निखिल, मुझे मानना है कि इट इज नेवर अ बिग थिंग, ये कुछ बड़ा क्विड प्रो को कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा इलाका दे दिया और एक बड़ा इलाका मिल गया, ऐसे कभी नहीं होता है। आई थिंक वो एक बहुत माइक्रो लेवल पर कुछ गिव एंड टेक हुआ होगा, और लगातार नेगोशिएशंस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन साइड स्टबर्न नहीं है, इंडियन साइड ने भी बोला होगा और बिल्कुल बोला भी है कि हम इस गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के बारे में ही बात करेंगे, हम डेप्सैंग और डेमचौक के बारे में नहीं बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि चाइना प्लेड हार्ड बॉल एंड इंडिया डिड नॉट प्ले हार्ड बॉल, दोनों साइड ने एक हल निकाला इससे। शिव, आपने 2 बार इस चीज को मेंशन किया। पहले आपने कहा था कि जहां पे हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि कोई टैक्टिकल लेवल पे फेस ऑफ हो जाए, वो हमको लगता था गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग के वो 7-8 किलोमीटर के इलाके में होगा। और जब आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि वहीं पे डिसएंगेजमेंट को लेके चीन सबसे ज्यादा स्टबर्न रहा, सबसे ज्यादा जिद्दी रहा, वापस नहीं जाना चाहता था। क्या हम अपने दर्शकों को उस इलाके की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में बता सकते हैं? क्यों चीन के लिए इतना महत्वपूर्ण था वहां पर रहना, जबकि वो उनके पेट्रोल पॉइंट्स हैं भी नहीं, वो हमारे पेट्रोल पॉइंट्स है। जनरली हमारे पेट्रोल वहां पे जाके उन पॉइंट्स को हिट करके वापस आते थे। उस चीज को उतना उन्होंने क्यों खींचा? क्या उनके लिए कोई टैक्टिकल एडवांटेज है वहां? 2 कारण है निखिल। इंडिया का बिल्कुल एक टैक्टिकल एडवांटेज था, क्योंकि जो एक्चुअल जो कर्वेचर है ऑफ द LAC उस एरिया में, इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है फॉर ऑब्जर्वेशन पोस्ट उस इलाके में। तो इसलिए चीन का जो थॉट प्रोसेस था वो था कि हम अगर पूरा इस एरिया में कब्जा करेंगे इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तब वो इंडिया का जो पेट्रोलिंग होता है वो काफ़ी पैरालाइज हो जाएगा, जो पैरालाइज ऑलरेडी हुआ है उस इलाके में। लेकिन दूसरा जो कारण है निखिल, वो है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है बिटवीन पैंगोंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न लद्दाख, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इट इज़ वेरी क्लोज, दीज आर पॉइंट्स जो काफ़ी नज़दीक हैं टू इंडियन रोड हेड्स, जो इंडियन अकोमोडेशंस, भारतीय सेना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया में, वो काफ़ी नज़दीक है। इसलिए द चाइनीज़ आर्मी ने काफ़ी आर्टिलरी भी तैनात करा था इस क्षेत्र में। पहले के जो सैटेलाइट पिक्चर्स जो सामने आए थे निखिल, आपको याद होगा कि एक जो बहुत बहुत वायरल हुआ था एक पिक्चर, वो था हॉट स्प्रिंग्स इलाके से, जहां बहुत सारे चीन के आर्टिलरी गन्स दिखाई दिए थे। और वो इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि यहां पे दिस इज वेयर द मेन फाइटिंग विल बी, और यहां पे जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट था इंडिया का, वो उसको थ्रेटन करे। तो इसलिए दिस वाज एन एरिया वेयर दे वर अनविलिंग टू गो बैक। ठीक बात है शिव। अब हम उस हिस्से में बढ़ना चाहते हैं रखवाले के, जहां पे हम जो अभी पेंडिंग इश्यूज हैं फिर से दोनों देशों के सेनाओं के बीच में, अभी दोनों नेताओं की बैठक होने वाली है, हो सकता है वहां से भी कुछ समाधान निकल जाए अगर होती है तो। पर जो बड़े इश्यूज हैं उनको तो हम डिस्कस करना ही चाहते हैं। 2 जगहों का नाम आपने बराबर लिया, डेमचक और देप्सांग प्लेन्स। हमारे जो दर्शक लगातार रखवाले को फॉलो कर रहे हैं, यही वो इलाके हैं जहां पे आप मेन बैटल टैंक्स फील कर सकते हो। बाकी जगह के लिए आपको लाइट टैंक्स चाहिए। MBTs दोनों पार्टीज के पास में पहले से हैं, इसीलिए उस जगह को लेके लोग बड़े पॉजिटिव हैं कि वहां से आप अपना हैवी आर्मर मूव कर सकते हो, और वहां दोनों लोग जाना चाहते हैं। और शिव 7 या 8 साल हो गए हैं हमारे पेट्रोल्स को वहां पे ब्लॉक किया जा रहा है। बिल्कुल, डेमचौक और डेप्सांग जैसे आपने बताया निखिल, ये पुराने मसले हैं। ये 2010 के बाद, आई थिंक 2011-12 के बीच में ये शुरू हुए थे, जब आपको याद होगा कि चीन ने दौलत बेग ओल्डी, जो सबसे ऊंचा मिलिट्री बेस है नॉर्दर्न लद्दाख में, वहाँ पे उनका एक बहुत बहुत अंदर वाला इन्फिल्ट्रेशन था
जब बहुत दिन के लिए आए थे, एक चाइनीज़ पेट्रोल पार्टी वहाँ पे रुके थे, कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करे थे, उसके बाद आई थिंक आफ्टर many weeks they went back finally। तो ये एक शुरू से ऑलरेडी है एक मसला। ये जैसे आपने बताया कि ये एक प्लेन्स, जो टोपोग्राफी और टेरेन है ये प्लेन्स हैं, पहाड़ भी हैं यहाँ पे, बट लेकिन वो डेप्सांग का जो इलाका है इट्स अ फ्लैट लैंड, और इसलिए टैंक्स तैनात हो सकते हैं निखिल, और हैं भी। अभी 2 T-90 के यूनिट्स ऑलरेडी इंडियन आर्मी के तैनात हैं उस एरिया में। वो ये पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई सेंसिटिव चीज़ नहीं है। डेमचौक उससे भी पुराना मसला है निखिल। डेमचौक तो बहुत सालों से एक इशू बन गया है, बिकॉज इट इज़ नियर इट्स पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न लद्दाख, कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, और इसलिए यहाँ पे जो एक्चुअल जो प्रॉक्सिमिटी है। और डेमचौक का एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है निखिल कि डेमचौक में भारतीय और चीन के सेना के बीच में काफ़ी कनेक्शंस हैं। वहाँ तो जो डिप्लॉयमेंट्स हैं और पोस्ट हैं वो बिल्कुल दीवार के सामने उनका पोस्ट है। तो जो प्रॉक्सिमिटी है, जो बातचीत चलती है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो होता है, कभी कभी कुछ लोग क्रॉसओवर भी हो जाते हैं डेमचौक में, जैसे 2021 में शायद हुआ था, और हमने उसको लेकर वी हैड रिटर्न दैट मैन। तो वहाँ पे जो मूड है, जो टेम्परामेंट है, वो काफ़ी डिप्लोमेटिक है। लेकिन 2020 के बाद, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग के बाद डेप्सांग और डेमचौक में भी वो टेंशन बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है। जो ऑलरेडी तैनात हैं, जो ट्रूप्स हैं वहां पर, उनको भी पता चल गया है कि जो हमारा सिस्टम अभी तक ठीक से चला है, वो उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, और इसलिए थोड़ा अभी भी वहां पे टेंशन है। लेकिन ये बिल्कुल क्रूशल चीज है निखिल कि जो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से छोटा सा डिसएंगेजमेंट अभी हुआ है, उससे 2020 के जो लड़ाई शुरू हुआ था, वो बेसिकली डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। डीएस्केलेशन नहीं, डी इंडक्शन नहीं, वो तो बहुत दूर है, लेकिन जो छोटा सा डिसएंगेजमेंट, मतलब सैनिक थोड़ा पीछे हट जाते हैं और एक बफर जोन बन जाता है, वो एक्चुअली कंप्लीट हो गया है, जो एक काफी ठीक ठाक माइलस्टोन है, मेरा मानना है। लेकिन जो पुराने जो मसले हैं डेप्सांग और डेमचौक के, वो अभी भी है, वो पुराने हैं, वो 2020 से पहले शुरू हुए थे, लेकिन 2020 के बाद उनका जो नेचर है, उनका जो इंटेंसिटी है, वो काफ़ी बढ़ गया। शिव, रखवाले की इन्हीं तमाम एपिसोड्स में हमने बार बार बात की है, जब बीच में कोई मीटिंग होती थी दोनों पार्टीज़ के बीच में, तब हम कहते थे कि ये बैठकें बार बार क्यों हो रही हैं, और जनरली आप बताते थे, संदीप भी बताते थे कि मीटिंग्स में कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन मीटिंग हो रही है, ये अच्छा है। हाँ। दोनों पार्टीज अगर बात कर रही हैं, वो साथ में एक टेबल पे बैठ करके वो 10-12 घंटे अगर बिता पा रहे हैं इतने बिटर फेस ऑफ के बाद में भी, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, कम से कम आप बात करते चल रहे हो। 16 बैठकें हो गई हैं, और अब जैसे आपने बताया कि अप्रैल 2020 के बाद से जो तनाव बढ़ा था, उसको हमने एक हद तक के, कम से कम दोनों सेनाओं का जो कटिंग एज है एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गया है, तो अब एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जो बाकी बचे हुए इश्यूज हैं, क्या इनको लेकर के और इस तरह की मीटिंग्स चलती रहेंगी, या फिर अब इस अफेयर को यहाँ पे खत्म मान लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल और भी बातचीत चलेंगी निखिल, क्योंकि जो ओवरऑल जो बिग पिक्चर का जो सिचुएशन है लद्दाख में, जैसे मैंने बताया कि वो अभी भी बिल्कुल है। जो चीन का जो बहुत बड़े संख्या में जो तैनात हुआ था 2020 से लेकर अभी तक, वो अभी भी वो हटे नहीं है निखिल। वो अगर 3, 4, 5, 6 किलोमीटर का डिसएंगेजमेंट होता है इन क्षेत्रों से, ये ऐसा नहीं है कि वो जो पूरा जो सेना है उनके पीछे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिप्लॉयमेंट है, जो आर्टिलरी है, जो टैंक्स है, वो तो पीछे नहीं हटे हैं। उनका जो तैनाती है वो अभी भी है उस इलाके में। तो ऐसा इसलिए जो द रोड टू पीस एक 3 स्टेप इक्वेशन है निखिल। पहला है डिसएंगेजमेंट जो हो गया है, उसके बाद है डी एस्केलेशन, और उसके बाद है जो मेन चीज है वो है डी इंडक्शन। डी इंडक्शन का मतलब है कि पूरे जो डिविजन्स हैं, आर्मी के डिविजन्स हैं, जो नॉर्मली वहां पे तैनात नहीं होते, वो उनको पीछे हटाया जाए, तब आप बोल सकते हैं कि डी इंडक्शन हो गया है
एंड देन जैसे आपने बताया कि LAC यूज्ड टू बी अ पीस स्टेशन, जब वो होता है ओनली देन कैन वी से कि द सिचुएशन हैज बीन नॉर्मलाइज। तो तब तक ये बातचीत चलती रहेगी निखिल, कोर कमांडर्स के बीच में, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, शायद मोदी और शी जिनपिंग के बीच में भी हो सकता है, वो हम नहीं बोल सकते अभी, लेकिन बातचीत तो चलती रहेगी और ये एक अच्छी बात है। सिर्फ एक चीज़ हम बफर्स को भी लेके पूछना चाहते हैं। जब बफर्स की बात पहली बार चली थी, पैंगोंग त्सो में सबसे पहले डिसएंगेजमेंट हुआ, फिर उसके बाद में बाकी जगह, तो एक शिकायत ये आई थी कि जो बफर्स हैं वो इंडियन साइड को बहुत ज़्यादा सूट करते नहीं है, बिकॉज वो बफर हमारे इलाके में ज़्यादा बन रहे हैं, जो हमारा परसेप्शन है LAC का उससे ज़्यादा अंदर की तरफ है, चीन की तरफ कम है। अब जो हमने हॉट स्प्रिंग में देखा है, पेट्रोल पॉइंट 15 में देखा है, वहाँ के लिए वहाँ से आपके पास क्या जानकारी है? क्या वहाँ पे भी इसी तरह के बफर्स हैं, या फिर फिलहाल इस बफर वाले मुद्दे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया है कि पहले आप डिसएंगेज करने दो, फिर हम देखते हैं बफर का क्या होना है? निखिल, ये बफर जोन्स में भी और ना सिर्फ हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में, लेकिन पैंगोंग फिंगर एरियाज और गलवान में भी जो हम बफर जोन्स बोलते हैं, उसमें भी अगर आप जूम इन करके देखोगे तो बातचीत के दौरान वो डिसाइड करते हैं कि कितना बफर जोन होगा अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। 200 मीटर्स में आपका इतना होगा, हमारा इतना होगा, और इट इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हटते हैं और हम बहुत ज्यादा हट जाते हैं। तो एक सिंस इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया और वो बॉर्डर टेंस है, तो वो एक मैथमेटिकली एक डिसाइड हो जाता है और दोनों साइड वेट करते हैं। वो डिसएंगेजमेंट का जो मैप है, स्ट्रक्चर है, वो पूरा वेट होता है निखिल, और वो बहुत डिटेल्ड मैप से वेट होता है, क्योंकि दिस आफ्टर ऑल इज इंडिया एंड चाइना, तो वो दे डोंट लीव एनीथिंग टू चांस। वो पूरा जूम इन करके टैक्टिकल मैप्स को लेकर एग्जैक्टली व्हाट विल बी द फ्रंट पॉइंट, व्हाट विल बी द लास्ट पॉइंट, वो पूरा करते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज इन द आर्मी, ये डिसएंगेजमेंट जो होता है, इट इज इक्विटेबल बिटवीन बोथ साइड्स। ठीक, मतलब मैंने पूछा भी इसीलिए क्योंकि ये दो तरह से है। मतलब एक धड़ा है जिस तरह से इन सारी खबरों को रिपोर्ट किया जा रहा है, उसका कहना ये है कि जो ये बफर्स हैं ये हमारा नुकसान है, हम फिर से सीड करते जा ऐसा रहे नहीं है हैं। निखिल। तो इसीलिए हम चाहते थे कि ये बात क्लियर हो जाए आपके भी हिसाब से। शिव, हम साउथ पैंगोंग पे आकर के बात करना चाहते हैं। क्यों वो इकलौती जगह थी जहां पे हमने आउट मनूवर किया जो चाइनीज डिप्लॉयमेंट था उसको, और उसके बाद चीन जो बातचीत का टेबल है उस पे आने को मजबूर भी होता है, और उसके अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे। अब हमारे उस एडवांटेज को एक तरह से काउंटर करने के लिए पहले चीन ने एक पुल बनाया फ्रॉम नॉर्थ बैंक टू साउथ बैंक, अब हम देख रहे हैं दूसरा पुल भी बन रहा है। क्या इस तरह से डिसएंगेजमेंट के बाद भी चीन अंडू नहीं कर रहा है जो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत से जिस शांति की कल्पना की गई थी? निखिल, साउथ पैंगोंग, आप ये बहुत ही क्रूशियल सवाल है और 3-4 पॉइंट्स में बताऊंगा। एक पॉइंट ये है कि साउथ पैंगोंग, पहले तो जो पुल बन रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो टेक्निकली स्पीकिंग, मैंने डिसमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो उनके परसेप्शन ऑफ LAC में बन रहा है, yes, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बन रहे हैं, तो दे हैव द राइट टू डू इट, लेकिन वो एक इट इज एन एस्केलेशन, वो थ्रेटनिंग जेस्चर बिल्कुल है। सेकंड पॉइंट, जो नेगोशिएशंस हुए थे 2020-21 में, जब ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ था और भारतीय सेना, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, स्पेशल फोर्सेस ने काफी कब्जा कर दिया था ऑन सम हिल टॉप्स ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द LAC, एक परसेप्शन बन गया कि हमने वो एडवांटेज खो दिया है। लेकिन वो जो स्टिकिंग पॉइंट था दक्षिण पैंगोंग में निखिल, वो एक्चुअली अगर आप परसेप्शन से देखोगे, जो बातचीत चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो उसको पार करके आगे जाना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट इफ देयर वाज नॉट सम स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस। और ये ऐसा नहीं है निखिल, देखो एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट काफी ब्लैक एंड व्हाइट भाषा में बोलते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है देयर आर मेनी ग्रे एरियाज इन सच थिंग्स निखिल। जो क्विड प्रो को होता है, इंडिया ने जो छोटे छोटे एडवांटेजेस वापस कर दिए थे, दे गॉट दोज एडवांटेजेस इन सम एरियाज। कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम बोल नहीं सकते, रिवील नहीं कर सकते हैं, आर्मी के साइड से भी वो सामने कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव शेप शिफ्टिंग मामला है। तीसरा पॉइंट निखिल, साउथ पैंगोंग में अगर ये एक वर्स्ट केस सिनारियो हम सोचते हैं निखिल, कि अगर चाइना बिट्रेज इंडिया एज फार एज जो अग्रीमेंट हुआ था कैलाश रेंजेस में, अगर वो बिट्रे करते हैं और पूरा तैनात करते हैं सैनिकों को और या यूनिट्स को,
साउथ पैंगोंग चुशुल सेक्टर में इंडिया के पास जो ऑलरेडी तैनात हुए थे टैंक रेजिमेंट्स और आर्टिलरी रेजिमेंट्स, वो अभी भी हैं। वो जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो हुआ था 2021 में, वो सिर्फ ये था कि इंडिया का जो कब्जा था ऑन हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ऐसे कुछ एरियाज नियर रेजांगला, उससे छोटा सा हट गए हैं। लेकिन जो बैकअप जो आर्मरी है वहां का, गोला बारूद, टैंक्स जो है, वो ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि वो क्षेत्र बिल्कुल खाली है और इंडिया का कुछ नहीं है वहां पे। वो बिल्कुल रेडी हैं और मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि देखो कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल वी आर डीलिंग विद चाइना एंड चाइना नेवर ऑलवेज लाइक्स प्लेइंग माइंड गेम्स। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस इन साउथ पैंगोंग। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, मैं इसको हटाना चाहता हूं। लास्ट पॉइंट ये है निखिल कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मोबिलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन गया है, बड़ा सा ब्रिज पैंगोंग पर, वायुसेना का मतलब ऑब्वियसली ऑफ रिकॉर्ड कहना है कि देखो आप इतना नजदीक और भी बनाओगे तो ये सब टारगेट्स बन जाते हैं। वंस द बलून गोज अप, ईच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी हिट वेरी इजीली बाय इंडिया। मे इट नेवर रीच दैट सिचुएशन निखिल, क्योंकि जो प्रयास है दोनों साइड से, शांति का है, फ्रॉम इंडियन साइड से, वो है कि शांति का है। लेकिन अगर आप इतने बड़े पुल बनाओगे, इतने बड़े रेडार फैसिलिटी, अर्ली वार्निंग फैसिलिटी, बड़ा बड़ा बिल्कुल LAC के पास आप बनाओगे, तो वो सब टारगेट्स बन जाते हैं। व्हेन पुश कम्स टू शव, दे बिकम टारगेट्स। एक रफाल टेक ऑफ कर सकता है और वो पूरा पुल तोड़ सकता है निखिल इन द मैटर ऑफ अ मिनट। सो इंडिया इज नॉट सीइंग इट इन सच अ डिफिकल्ट वे। और इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो वो भी ठीक है। बिल्कुल। और साउथ बैंक को लेकर एक्चुअली चीन बड़ा नर्वस रहता है, क्योंकि इंडियन जो पोजीशंस हैं, जिस तरह की हमारा डिप्लॉयमेंट है, वो उनके डिवीजन HQ को सीधा फेस करती है। उनको Correct. आप बहुत ही एक्यूरेटली अपने एम्यूनिशन को प्लेस कर सकते हो, और उसके लिए मतलब बिल्कुल एयरफोर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वहां आर्टिलरी ही काफी है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले शायद वो उसी चीज को बात करने के लिए बैठे होंगे कि वो ये तो सीधा HQ में आएगा। एनीवेज शिव, अब हम एक बड़े लेवल पे आ जाते हैं, लद्दाख से वापस आते हैं। हमने ये देखा कि जब लद्दाख में चीन के साथ तनाव भारत का बढ़ा, उसके बाद में एक तरह से हम इमरजेंसी ड्राइव में गए। हमने वहाँ पे एयरफोर्स को फील्ड किया, आर्मी तो गई ही, हमने नेवी के प्लेन्स को भी वहाँ भेजा कि ठीक है आप लोग भी ट्रेनिंग करके आइए, ज़रूरत पड़ सकती है। और उसी तरह की इमरजेंसी मोड में हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट हो रहा है। हम जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि आप पहले अपना हथियार हमें दे दो, हमारा ऑर्डर बनेगा तो आप ले लेना, मैं नाम नहीं लूंगा। ये 2-3 चीज़ों के साथ हुआ है अक्रॉस सर्विसेज। करेक्ट। अब हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि ये 2-3 साल से चल रहा है, हमें पता है कि चाइना का गेम क्या है, क्या हम उस इमरजेंसी ड्राइव से बाहर आ पाए हैं एज एन इंस्टीट्यूशन? जैसे मैंने पहले भी बताया निखिल कि ये जो इमरजेंसी ड्राइव जो था, वो एक्चुअली एक इट हैड एक्सपोज्ड द बैड थिंग्स अबाउट इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। क्योंकि इससे पता चल गया था कि हमारे पास एक्चुअली बहुत कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल हुए नहीं हैं अभी तक। इसका मतलब है कि आपके पास एक ऑपरेशनल सिचुएशन अचानक बन गया था लद्दाख में, और उसके कारण आपको इमरजेंसी इन्वोक करना पड़ रहा है फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, विंटर क्लोथिंग, लेमो ऑफ जैकेट्स, ये हुआ है लद्दाख में। मतलब हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग, ये सब मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैं काफी स्केप्टिकल रहा हूं ऑन दिस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सिचुएशन, क्योंकि ये सब तो बेसिक होना चाहिए, ये सब तो ऑलरेडी होना चाहिए, रिजर्व्स में होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम है, उसको लेकर 2 साल चला है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोक्योरमेंट कॉन्टेस्ट शुरू हो गए हैं, काफ़ी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं विदाउट टेंडरिंग। तो ये सब अभी भी जारी है निखिल, अभी भी जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उसको लेकर दे आर ट्राइंग टू डू अ बिग आत्मनिर्भर भारत थ्रस्ट, और वो काफी सफल, एक्चुअली टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, काफी सफल हुआ है इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स, इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशन निखिल, आर्टिलरी शेल्स को लेकर, इन टर्म्स ऑफ टैंक पार्ट्स, काफी सबसिस्टम्स हैं कि एग्जिस्टिंग हथियारों के लिए जो सबसिस्टम्स हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, वो काफी इंडिजिनाइज हो गए हैं लास्ट 2 साल में। लेकिन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मेरा मानना है कि आई थिंक इट विल टेक अ कपल ऑफ इयर्स और मे बी 2-3 more years फॉर अस टू गेट आउट ऑफ दिस इमरजेंसी माइंडसेट। क्योंकि अभी तो कुछ भी है, अब इमरजेंसी बोल के आप ले लेते हो, इट्स नॉट अ हेल्थी सिस्टम।
ये प्रोक्योरमेंट वाली बात हुई शिव, जब हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पूछ रहे थे तो हमारा दरअसल सवाल में ये चीज़ें भी इस्तेमाल थी, ये चीज़ें भी उसमें निहित थी कि हम एज एन इंस्टीट्यूशन जो हमारा एक रोड मैप होता है कि हमें अभी क्या करना है आगे चल के। फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों सर्विसेज के हिसाब से कहें तो थिएटराइजेशन एक बिग गेम था। अगर चाइनीज साइकी ये है कि दे आर ट्राइंग टू कीप अस ऑन आवर टोज ताकि हम किसी भी चीज़ में ध्यान ना लगा पाएं, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे वो हमारे रिफॉर्म्स हो, चाहे वो हमारे प्रोक्योरमेंट हो, तो वो जो एक वो वाला जो इमरजेंसी माइंडसेट था, जब हमने सारी चीज़ों को रख दिया था जिसमें से एक प्रोक्योरमेंट थी, हमने इमरजेंसी में करने लगे, अनाप शनाप पैसा देकर के हम खरीदने लगे। तो जो हमारे बाकी प्रोग्राम्स थे उनकी स्थिति अभी क्या है? वो रिफॉर्म्स हो सकते हैं, नई चीजें हो सकती हैं। कौन से प्रोग्राम्स निखिल? शिव, जो भी तीनों सर्विसेज ने जो भी रिफॉर्म्स के लिए सोचा था, फॉर एग्जांपल थिएटराइजेशन एक था जिसमें नॉर्दर्न कमांड को पहले ही बाहर कर दिया गया था कि वहां पे अभी एक सिचुएशन है तो हम बाकी चीजें नहीं करेंगे, लेकिन एक ये था तीनों सर्विसेज के अंदर ऐसे कामों को स्पॉट किया जा रहा था कि जो थोड़े भी कम जरूरी लग रहे हैं उनको अभी रहने दो, क्योंकि अभी आपको एक सिचुएशन से हो सकता है डील करना पड़े। तो वो बिजनेस एज यूजुअल वाला माहौल आया है कि नहीं? वो बिजनेस एज यूजुअल माहौल बिल्कुल नहीं आया। जैसे आपको देखने में आ रहा है कि जनरल बिपिन रावत के ट्रैजिक देहांत के बाद एक सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट नहीं हुए हैं। वो एक सिंबॉलिक चेंज है जो नहीं हुआ है निखिल। लेकिन जो थिएटराइजेशन का जो बहुत बहुत गहरा थ्रस्ट था उसके पहले लास्ट ईयर में, वो अभी तो हेडलाइंस में नहीं है, आपको सुनने में नहीं आता है कि क्या है, कोई प्रेजेंटेशंस नहीं होते हैं, तो बिल्कुल वो बैक बर्नर में चला गया है। क्योंकि अब तो हमारा सिस्टम ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि निखिल, अगर कुछ सडनली अचानक कुछ सिचुएशन आ जाता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और जो नॉर्मली चल रहा है डेली बेसिस पे, जो बिजनेस एज यूजुअल आप बोल रहे हो, वो बिल्कुल बंद हो गया है। इट हैज टेकन टाइम फॉर इंडिया टू गेट बैक टू डूइंग थिंग्स इन अ नॉर्मल मैनर, क्योंकि इट हैज टेकन टाइम टू गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट कि ये एक नया रियलिटी है। ये एक नया रियलिटी है जो बहुत जल्द चेंज नहीं होने वाला है। ये एक फैक्चुअल सिचुएशन बन गया है, जैसे हम स्टेटस को बोलते हैं। इट हैज बिकम अ न्यू स्टेटस को एज फार एज लद्दाख इज कंसर्न। ये छोटे छोटे जो डिसएंगेजमेंट्स हैं, ये एक पॉजिटिव दिशा में इट शोज दैट द सिचुएशन कैन बी रिजॉल्व्ड इन द फ्यूचर। लेकिन जो बिग पिक्चर है लद्दाख में, वो आई थिंक इट हैज बिकम द न्यू नॉर्मल। वेरी मच लाइक पैंडेमिक जैसे, लॉकडाउन जैसे, लद्दाख का सिचुएशन भी एक नया नॉर्मल बन गया है हमारी मिलिट्री के लिए। लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं, मेरा परसेप्शन ये है कि धीरे धीरे ये फ्रंट बर्नर पे आ जाएंगे निखिल। जैसे इंडियन ओशन में जो फोकस रखना है हमको, लैंड बॉर्डर पे ऑलरेडी ये सिचुएशन चालू है। इंडियन ओशन में जो चीन का जो अग्रेशन है, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है, थ्रेट है, उस पे बहुत लगातार इंक्रीज फोकस नौसेना और सरकार को करना चाहिए, जो ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी उनका एक प्रायोरिटी एरिया ऑलरेडी बन चुका है। एयरफोर्स के लिए जो एयरफोर्स का जो थ्रस्ट है और जो रिफॉर्म्स है, वो सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन में है, और वो अभी भी जारी है निखिल। चलिए, और आपने एयरफोर्स का नाम लिया, हमको याद आ गया, अभी आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा भी था कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम किया है ईस्ट लद्दाख में, उसके लिए एक तरह से वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अगर एयरफोर्स ने उतना सपोर्ट नहीं किया होता तो इतने रैपिड डिप्लॉयमेंट को वहाँ पे देखना संभव नहीं था। तो सबको अच्छा लगा। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि दो सर्विसेज को साथ में सुन के हमने कोई बहुत अच्छी खबर इस तरह से सुनी जिसमें हर कोई खुश है। किसी ने कुछ कहा, हर कोई खुश है, हर कोई खुश है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है निखिल कि वो जो पर्वत प्रहार जो एक्सरसाइज चल रहा है लद्दाख में, उसके जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो फुटेज हैं, बहुत बेहतरीन जो तस्वीरें हैं, वो सामने आए एक दिन वो डिसएंगेजमेंट वाला न्यूज़ के बाद ये आया था। तो बहुत लोगों को लगा कि अरे यार, आप तो डिसएंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हो, शांति के बारे में बात कर रहे हो, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, पावर प्रोजेक्शन, मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हो लद्दाख में, तो क्या मैसेज जाता है? तो मेरे मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि देखो चीन ऐसा देश है जो मजबूती का आदर करता है। दे ओनली रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। और जो उनका जो एक्सपीरियंस है लद्दाख में, दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। उन्होंने फेस अप किया है कि इंडिया के संख्या, इंडिया का मतलब स्टबर्ननेस, डॉगिडनेस, जो खुद में जो क्वालिटीज ऑलरेडी हैं,
उन्होंने इंडियन सेना में ऑलरेडी देखा है, तो इसलिए एक रिस्पेक्ट भी बन चुका है निखिल, क्योंकि इन मेनी अदर एरियाज चाइना इज यूज्ड टू गेटिंग इट्स वे, एक बुली जैसा बिहेव करता है। तो आई थिंक जो मसल फ्लेक्सिंग है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सारे जो लेसन थे पहले से, आई थिंक वो काफी अच्छे से चल रहे हैं। तो जब मैंने वो पर्वत प्रहार के तस्वीरें देखे, मुझे अच्छा लगा कि देखो अच्छा है, डिप्लोमेसी भी चल रहा है लेकिन पावर प्रोजेक्शन भी हो रहा है। एंड द आर्मी चीफ हैज एवरी राइट टू विजिट हिज ट्रूप। वो अपने वो फॉर्मेशन से मिलना चाहते हैं, उनका मोरल बूस्ट करना चाहते हैं, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ऑन दैट नोट, रखवाले के इस एपिसोड को हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। जिस तरह बिजनेस एज यूजुअल लाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वैसा हमारे साथ नहीं है। हमारा बिजनेस अब यूजुअल हो गया है, हम रेगुलर भी होने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी और तमाम जो शिकायतें हैं वो दूर करें, अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर करते रहें, खुद भी बेहतर होते रहें। इसी कामना के साथ में इस एपिसोड को यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एपिसोड को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।